हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन वर्मा, कीर्ता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं क्लास 12 के जो फिजिक्स फर्स्ट पेपर है उसमें द्विध्रुवों की भौतिक सार्थकता। द्विध्रुवों की भौतिक सार्थकता का मतलब होता है कि हमारे भौतिक जीवन में किस प्रकार से ये सार्थक है। तो इसमें यौगिक दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है ध्रुवीय यौगिक, और ध्रुवीय यौगिक में आते हैं जैसे HCl और NH3 और जैसे H2 आता है। ध्रुवीय यौगिक का मतलब होता है जिसमें प्लस और माइनस दोनों हों, यानी इसके ध्रुव अलग अलग हों, इसको कहेंगे ध्रुवीय यौगिक। और अध्रुवीय में होते हैं जिसमें सिंगल सिंगल हो, या तो प्लस या माइनस, इसको लिखेंगे अध्रुवीय यौगिक। अध्रुवीय यौगिक जैसे ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है, हाइड्रोजन, इस प्रकार से ये आते जाते हैं। ये तो हम कह सकते हैं कि कोई भी परमाणु सामान्य अवस्था में उदासीन होता है। सामान्य अवस्था में उदासीन होता है क्योंकि उसके धन आवेश तथा ऋण आवेशों के केंद्र धन आवेश तथा ऋण आवेशों के केंद्र संपाती होते हैं, यानी एक ही जगह पर होते हैं। अब इसी प्रकार से दूसरे को हम कह सकते हैं कि यदि परमाणु को बाह्य वैद्युत क्षेत्र, दूसरा लिखेंगे यदि परमाणु को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दें तथा वैद्युत क्षेत्र शक्तिशाली हो तो धनावेश तथा ऋण आवेशों के केंद्र अलग अलग हो जाते हैं, अर्थात वह ध्रुवीय हो जाता है। यानी परमाणु को अगर बाह्य वैद्युत क्षेत्र में हम रख दें और वैद्युत क्षेत्र शक्तिशाली हो तो धनावेश और ऋणावेश के जो केंद्र हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, तो ये बन जाएंगे ध्रुवीय। इसको हम HCl से ही समझ सकते हैं। जैसे भी लिख दें कि हाइड्रोजन और यहाँ लिख दें क्लोराइड। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन से साझा करके और ये बॉन्ड बना लेता है, और इसको कहते हैं हम साझे के इलेक्ट्रॉन। ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसको हम कहेंगे साझे के इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे अगले पॉइंट को। अब देखेंगे एक समान वायु क्षेत्र में द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। इसमें दो बातें हैं। पहला निकालना रहता है नेट बल, और जो दूसरा ज्ञात करना होता है वो होता है बल आघूर्ण। दूसरा है हमारा बल आघूर्ण। अब इनको ज्ञात करने के लिए पहले इसका फिगर बनाएंगे। हमने ये माना कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये हो गया, और एक हमने बना दिया ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो एक इसमें बना देंगे वैद्युत द्विध्रुव।
यहाँ पर इसके बीच में एक वैद्युत द्विध्रुव रख देंगे इस तरह से किसी कोण पर। इस वाले पॉइंट को मान लेंगे कि प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है यहाँ पर, ये प्लस क्यू आवेश है। और जो ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा दाईं तरफ होगी, इस तरफ होगी। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश। और इसके जो बीच की दूरी होगी वो होगी 2a, ये दूरी हो जाएगा 2a। और इसमें एक बल कार्य करेगा, इस तरफ जो बल लगेगा इसमें वो बल लगेगा Fa, क्योंकि ये वाला पॉइंट हमारा ये है और ये वाला पॉइंट हमारा B है। और यहाँ पर इसमें जो बल लगेगा इस तरफ बल लगेगा Fb बल। इधर बाईं ओर Fa बल लगेगा और दाईं ओर लगेगा ये Fb बल। और ये बल इस तरफ क्यों लग रहा है? क्योंकि इसका कारण है कि ये माइनस क्यू आवेश है, तो माइनस क्यू आवेश अगर बाईं ओर आ रहा है तो इसका मतलब इधर धनावेश है, इस बाईं तरफ है जो धनावेशित है, और धनावेशित है इसलिए ये अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसलिए जो बल की दिशा होगी वो बाईं ओर हो जाएगी, इधर बल की दिशा दाईं ओर हो जाएगी, क्योंकि इधर धनावेश है और इधर होगा ऋणावेश, तो ये इसको आकर्षित करेगा, यानी कि जो बल की दिशा हो जाएगी वो दाईं ओर हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ। तो यहाँ भाषा लिखा जाएगा, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई पर कोई, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई पर कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, उस पर कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। आगे लिखेंगे क्योंकि ये पर ऋण आवेश है, यानी माइनस क्यू आवेश है, क्योंकि ये पर माइनस क्यू आवेश है, यहाँ जो रखा हुआ है ये माइनस क्यू आवेश। अतः इस पर वैद्युत क्षेत्र ई द्वारा लगाया गया बल, इस पर जो बल लगेगा वो होगा Fa और बराबर हो जाएगा QE के। ये जो यहाँ Fa बल लग रहा है वो हो जाएगा QE के। इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब इसको हम सदिश रूप में निरूपित कर देंगे, तो Fa वेक्टर लगा देंगे यहाँ, और जब वेक्टर लगाएंगे तो चूंकि QE की दिशा है विपरीत, और जब विपरीत दिशा है तो यहाँ चिन्ह लग जाएगा माइनस QE, और E भी वेक्टर में कर देंगे। अब इसी प्रकार B पर निकाल लेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार B पर रखे, V पर जो है वो प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, पर लगने वाला वैद्युत बल। अब जो प्लस क्यू आवेश यहाँ पर रखा हुआ है इस पर वैद्युत बल कितना लग रहा है, तो इस पर जो वैद्युत बल लग रहा है वो Fb लग रहा है, तो Fb बराबर हो जाएगा प्लस QE। इसको मानेंगे दूसरा समीकरण, और जब वेक्टर में करेंगे इसको सदिश में जब निरूपित करेंगे तो ये प्लस ही रहेगा, इसमें हो जाएगा ये प्लस ही। अब हम इसमें ज्ञात कर लेंगे नेट बल, तो लिखा जाएगा अतः वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला नेट बल, जो वैद्युत द्विध्रुव पर नेट बल लगेगा वो लगेगा F, यहाँ लिख देंगे F नेट बराबर Fa प्लस Fb, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, जो नेट बल होगा वो दोनों जुड़ जाएगा। तो Fa का मान है QE, ये माइनस में है, और प्लस Fb का मान है प्लस में, यानी प्लस QE। तो ये दोनों कट जाएंगे
और कटने के बाद जो मान आएगा वो 0 आएगा, यानी जो एफ नेट होगा वो हो जाएगा 0, ये 0 आ जाएगा मान। तो यहाँ लिख सकते हैं कि निकाय वैद्युत द्विध्रुव कोई रेखीय गति नहीं करेगा, कोई रेखीय गति नहीं करेगा, ये हम इसको लिख सकते हैं। अब निकालेंगे बल युग्म का बलाघूर्ण। बल युग्म का मतलब होता है बलों का जोड़ा, यानी कि पेयर बलों का। तो बलाघूर्ण ये होता है टाउ बराबर एफ गुणे आर, ये होता है बलाघूर्ण का फार्मूला। इसको हम लिख सकते हैं बल युग्म का आघूर्ण बराबर बल युग्म का आघूर्ण बराबर किसी भी एक बल का परिमाण, क्योंकि दो बल हैं एफ ए और एफ बी, तो किसी एक बल को लेकर हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे किसी भी एक बल का परिमाण, किसी भी एक बल का परिमाण गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, यह है बल युग्म का आघूर्ण का फार्मूला। अब यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बलों की क्रिया रेखाएं, क्योंकि दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, यानी दो दिशाओं में है, ये क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, अतः ये एक बल युग्म का निर्माण करेंगे, अतः यह एक बल युग्म का निर्माण करेंगे जो इस वैद्युत द्विध्रुव को, जो इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। इसका मतलब ये हुआ, अब यहाँ देखेंगे कि इस बल की क्रिया रेखा इस तरफ है और जो एफ बी की क्रिया रेखा है वो दाईं ओर है, तो ये इसको घुमाने का प्रयास करेगा, ये इधर ले जाने का प्रयास करेगा और ये इधर लाने का प्रयास करेगा। अगर लंबवत रेखा खींचेंगे तो ये बी से एक लंब खींचा जाएगा सीधा, ऐसे सीधा रेखा खींचेंगे और यहाँ से भी एक सीधा रेखा ले जाएंगे, इसको मिला देंगे और ये हो जाएगा लंबवत। और इसमें जो कोण होगा वो 90 अंश का बनेगा कोण, और यहाँ से जो ये द्विध्रुव रखा हुआ है वो थीटा कोण पर रखा हुआ है। अब ये इधर ले जाने का प्रयत्न करेगा और ये इधर, इस प्रकार से ये घूर्णन करने का प्रयत्न करेगा। इस बिंदु को मान लेंगे C। तो हम कह सकते हैं बल का परिमाण बराबर एफ ए वेक्टर एफ ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर एफ बी, ये बराबर हो जाएगा क्यू ई के, क्योंकि दोनों का परिमाण क्यू ई है, एक माइनस में था एक प्लस में था, तो मॉड करेंगे तो दोनों प्लस में ही आएगा, परिमाण दोनों का प्लस में ही होगा। लिखेंगे दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी बी सी, दोनों बलों की क्रिया रेखा, दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी बराबर BC। BC का मतलब
ये एक बल इधर कार्य कर रहा था, दूसरा बल बाईं ओर, तो इसमें जो लंबवत दूरी है वो BC है, यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसकी लंबवत दूरी हो जाएगी BC। तो अब यहाँ लिखेंगे BC के लिए, लिखेंगे BC के लिए त्रिभुज ABC में, इसमें हमें BC का मान निकालना होगा, तो त्रिभुज ABC से ही BC का मान निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज वहाँ चित्र में कुछ इस तरह से बना हुआ था, कुछ इस तरह से था, यहाँ पर था B, यहाँ पर है ये, यहाँ पर है C, और इसका मान था 2a, और यहाँ कोण रहेगा थीटा, और यहाँ पर कोण 90 अंश यानी लंबवत। हमें इसी BC का मान निकालना है। अब इसका मान निकालने के लिए हमको ऐसा फार्मूला रखना होगा त्रिकोणमिति का कि जिसमें लंब और कर्ण आ जाए। तो लंब कर्ण केवल साइन में या काशक में आता है, तो साइन थीटा रख देंगे तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब है BC और कर्ण हो जाएगा 2a, तो BC का मान निकालेंगे तो गुणा हो जाएगा, यानी 2a साइन थीटा आ गया हमें हमारा BC का मान। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः बलयुग्म का बल आघूर्ण बराबर, अतः बलयुग्म का बल आघूर्ण टाउ बराबर, इसमें भी मार लगा देंगे क्योंकि परिमाण ही निकालना हमको। तो ये बल गुणे दूरी, ये कोई एक बल हो जाएगा और ये दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी हो जाएगा r। तो मान रख देंगे, तो मान रखेंगे तो आएगा ये मॉड ऑफ वेक्टर टाउ बराबर F का मान हो जाएगा QE, क्योंकि हमने यहाँ पर निकाल रखा है F का मान है यहाँ पर QE, तो QE लिख देंगे और गुणे ये जो दूरी है r, लंबवत दूरी BC जो हमने लिया है यही है r, तो इस r का मान आया है 2a साइन थीटा। तो यहाँ लिख देंगे 2a साइन थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं 2AQ E साइन थीटा, 2AQ वो होता है P का मान। तो यहाँ लिख सकते हैं हम वेक्टर टाउ बराबर इस 2AQ की जगह हम लिख देंगे P और E रहेगा ही, तो PE साइन थीटा, ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर मान हटा देंगे तो ये मान आ जाएगा, जो फार्मूला बन करके आ जाएगा वो आएगा टाउ बराबर वेक्टर टाउ बराबर P गुणे E, इस तरह से ये मान आ जाएगा। अगर थीटा का मान लंबवत हो गया यानी कि 90 अंश हो गया थीटा का मान, तो यहाँ पर रख देंगे साइन 90 अंश, साइन 90 का मान हो जाएगा 1। यहाँ भाषा लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे जहाँ थीटा P तथा E के बीच का कोण है, P तथा E के बीच का कोण है, टाउ की दिशा, यहाँ लिख देंगे टाउ की दिशा वेक्टर P तथा वेक्टर E की दिशा के लंबवत होगी, के दिशा के लंबवत होगी। अगर लंबवत होगी तो थीटा का मान 90 रखेंगे और साइन 90 का मान 1, यानी कि आ जाएगा P इंटू E। यहाँ लिखेंगे क्योंकि टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा, अभी हमने सॉल्व किया था, ये होता है टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे मान। अगर टाउ मैक्सिमम का मान निकाला जाए तो यहाँ लिखेंगे टाउ मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम में साइन थीटा का मान हो जाएगा 1, और 1 कब होगा, जब थीटा बराबर 90 अंश होगा, यानी कि साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं टाउ मैक्सिमम बराबर PE साइन 90 अंश, और साइन 90 का मान होता है 1, तो हो जाएगा ये PE
टाउ मैक्सिमम बराबर, यानी टाउ अधिकतम जो मान होगा टाउ का वो पी हो जाएगा। अब मिनिमम के लिए कितना होना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे टाउ मिनिमम के लिए, मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसका, मिनिमम वैल्यू के लिए हो जाएगा साइन थीटा बराबर 0, जब थीटा का मान हो जाएगा 0 अंश, यानी थीटा का मान जब 0 अंश हो जाएगा तो साइन 0 का मान 0। तो यहाँ लिख सकते हैं टाउ मिनिमम बराबर पीई साइन 0 अंश। तो टाउ मिनिमम बराबर जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा पीई इंटू 0, इसलिए टाउ मिनिमम का जो मान आएगा वो आ जाएगा 0, यानी जो मैक्सिमम मान हो जाएगा वो पीई हो जाएगा और जो मिनिमम मान होगा वो 0 हो जाएगा। चित्र था कि कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र रखा हुआ है इस तरह से, इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ था, तो उस वैद्युत द्विध्रुव को रख देंगे यहाँ, यहाँ वैद्युत द्विध्रुव इस तरह से रखा हुआ था। अगर हम यहाँ पर कर दें बल Fa और यहाँ पर बल हम कर दें Fb, ये दोनों बल हमने कर दिया, तो इसमें अगर घटक लेना होगा हमको तो इसके लंबवत लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये जो द्विध्रुव वाला रेखा है ये सीधा जाएगा और इस रेखा के जो लंबवत घटक होगा वो नीचे की तरफ होगा, वो जाएगा इस तरह से ऐसे। तो यहाँ से जो लंब खींचा जाएगा वो इस रेखा पर ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो चूँकि जो द्विध्रुव का जो लंबवत रेखा है वो ये वाला है, तो इसको हम मानेंगे कि ये है Fa साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं Fa साइन थीटा, क्योंकि ये लंबवत है तो ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा Fa साइन थीटा और जो क्षैतिज घटक होगा वो ये वाला होगा, तो इसको माना जाएगा Fa कास थीटा। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी होगा, ये हो जाएगा Fb, इसको b माना गया है और इसको ये माना गया है। तो इसमें भी अगर सीधा इसको बढ़ाएंगे द्विध्रुव को तो ये चलाएगा नीचे की तरफ, अब इसके जो लंबवत घटक होगा वो ये वाला होगा, लंबवत घटक ऊपर की तरफ एकदम इसके समकोण बनाता हुआ जाएगा, और जो लंबवत होगा उस रेखा पर Fb से लंब खींचेंगे और द्विध्रुव पर भी लंब डाल देंगे। तो जो लंबवत वाला रेखा होगा उसको हम कह सकते हैं कि ये ऊर्ध्वाधर घटक है और इसको मान लेंगे Fb साइन थीटा, और ये हो जाएगा क्षैतिज घटक, तो इसको लिख देंगे Fb कास थीटा। ये बन गया हमारा, और यहाँ पर जो हमारा कोण था वो थीटा था, और जब ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा हो जाएगा। आवेश यहाँ पर रख देंगे, ये आवेश यहाँ प्लस क्यू था, यहाँ पर आवेश था माइनस क्यू, और हमारा जो इधर का कोण होगा ये भी हमारा कोण थीटा होगा। इसी कोण थीटा की वजह से Fb साइन थीटा और Fb कास थीटा बन रहा है। अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि Fa कास थीटा और Fb कास थीटा एक दूसरे को संतुलित करेंगे। जो यहाँ पर Fa कास थीटा Fb कास थीटा है, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है, और जब एक दूसरे के विपरीत हैं तो ये एक दूसरे को संतुलित कर देंगे, यानी कि कट जाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि चूँकि Fa कास थीटा तथा Fb साइन थीटा एक दूसरे को संतुलित कर देंगे, एक दूसरे को ये संतुलित कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं अतः ये पर Fa साइन थीटा तथा B पर Fb साइन थीटा द्विध्रुव को घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो Fb साइन थीटा है वो इसको ऊपर ले जाने का प्रयास करेगा और Fa साइन थीटा इसको नीचे लाने का प्रयास करेगा, और ये दोनों मिलकर इस द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने की प्रवृत्ति रखेंगे। और Fa कास थीटा ये वाला जो मान है और जो Fb कास थीटा ये एक दूसरे को संतुलित करके हट जाएंगे, यानी कट जाएंगे दोनों ये। तो आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ। अब इसके बाद का जो वीडियो होगा वो सतत आवेश वितरण नियम पर आधारित होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। इसको देखें, समझें और इसका नोट्स बनाएं और बोर्ड के लिए तैयारी करते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।